दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पुलिस प्रशासन में नौकरी करने लगती है। नौकरी के दौरान काफ़ी ईमानदारी से लोगों की सुरक्षा भी देती है, लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब वो खुद की ही सुरक्षा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है, तो लोगों के अंदर का गुस्सा फूट-फूट कर के बाहर निकलने लगता है। वाक़ई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मथुरा, और इसी मथुरा का एक थाना पड़ता है सदर बाज़ार। सदर बाज़ार थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है दामोदरपुर, और इसी दामोदरपुर की रहने वाली है नीलम शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो पुलिस प्रशासन में कांस्टेबल पद की नौकरी करती है। नीलम की तैनाती श्री कृष्ण जन्मस्थल पर सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक होती है। बात कर रहा हूँ मैं 4 अप्रैल 2019 की सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास की। नीलम हर रोज़ की तरह सुबह सुबह उठती है, फटाफट तैयार होती है, अपना लंच बॉक्स तैयार करने के बाद बैग में रखती है और अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है। घर से बाहर दामोदरपुर के प्याऊ के पास पहुंच जाती है, क्योंकि यहीं पर 5 बजे के आसपास पुलिस की गाड़ी आती है, जिसमें बैठकर वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती है। लेकिन 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी ही था, और नीलम अपनी गाड़ी का इंतजार कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक सफ़ेद कलर की कार पहुंच जाती है, जिस कार के अंदर लगभग 4 से 5 लड़के बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक लड़का कार का दरवाज़ा खोलता है, अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और नीलम के पास आकर थोड़ी देर तक बातचीत करता है, और बातचीत करने के दौरान ही अपने पास से तेजाब निकालता है और नीलम के शरीर पर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही इधर नीलम के शरीर पर केमिकल पड़ जाता है, नीलम इस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। क्योंकि सुबह सुबह का समय था, वहाँ पर रोड पर कुछ ज़्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति साइकिल से जा रहा होता है। जैसे ही नीलम को इस अवस्था में देखता है, तुरंत ही साइकिल रोककर नीलम को संभालने की कोशिश करने लगता है। अखबार बेचने वाला व्यक्ति अभी नीलम को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो लड़के कार को काफ़ी तेज़ी से लेकर आते हैं और दोनों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अखबार बेचने वाला व्यक्ति अपने साथ नीलम को भी काफ़ी फुर्ती से बचा लेता है। उसके बाद वो कार काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तब तक इधर नीलम के शरीर का काफ़ी कपड़ा जल चुका था। बगल में एक दुकानदार था। नीलम को जैसे ही इस अवस्था में देखता है, अपनी दुकान के अंदर से कुछ कपड़े निकाल कर लाता है और वो कपड़े नीलम के शरीर पर डाल देता है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और आनन फानन में नीलम को लेकर जिला अस्पताल में लेकर जाती है। डॉक्टर जब नीलम को देखते हैं, नीलम की हालत काफ़ी गंभीर होती है, इसीलिए डॉक्टर नीलम को सिकंदरा के सिनर्जी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। खुद पुलिस ही नीलम को लेकर सिनर्जी हॉस्पिटल में जाती है और उसको एडमिट कर देती है, लेकिन तब तक नीलम होश में होती है। इसीलिए पुलिस अब नीलम से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है। नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे ऊपर केमिकल फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय और उसके 4 दोस्त हैं। संजय, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो बुलंदशहर के निमताबाद का रहने वाला है। पुलिस नीलम की ही तहरीर पर संजय और उसके 4 दोस्तों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और सबसे पहले इस बात की जानकारी नीलम के घर परिवार वालों को देती है। इधर नीलम के परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि उनकी बच्ची के साथ इस तरह का वारदात हुआ है, सब के सब परेशान हो जाते हैं, और जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जब अपनी बच्ची को इस अवस्था में देखते हैं, चीख चीख करके रोने लगते हैं। साथ ही साथ पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब, सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल हमको डर है कि कहीं संजय हॉस्पिटल में आकर हमारी बच्ची को नुकसान न पहुंचा दे।
पुलिस नीलम के परिवार वालों को तसल्ली देते हुए कहती है कि आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पुलिस सख्त आदेश देते हुए कहती है कि नीलम से मिलने के लिए उसके घर परिवार वालों के अलावा कोई नहीं जाएगा। लेकिन तब तक ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंच जाता है। लोगों को जैसे ही इस पूरे वारदात के बारे में मालूम चलता है, लोगों के अंदर का गुस्सा फूट फूट करके बाहर निकलने लगता है। लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। लोगों का ये कहना होता है कि जब पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो भला वो आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकती है। पुलिस प्रशासन के ऊपर इस प्रकार से दबाव होता है कि पुलिस अब तुरंत ही संजय और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर जाती है। तो मालूम चलता है कि संजय के साथ ही साथ उसके तमाम साथी भी अपना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर इस प्रकार से दबाव होता है कि पुलिस अब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमों का गठन करती है। लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हुए कहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार ही ना किया जाए बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। पुलिस इन तमाम अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी अगले दिन 5 अप्रैल 2019 को शाम के लगभग 5 बजे के आसपास एक खबरी थाने में पहुंचता है और संजय के दोस्त सोनू के बारे में बताता है। पुलिस को जैसे ही सोनू के बारे में मालूम चल जाता है, शाम के लगभग 6 बजे के आसपास पुलिस सोनू को गिरफ्तार कर लेती है और फिर सोनू से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है। सोनू पुलिस वालों से कहता है कि साहब नीलम के ऊपर केमिकल संजय ने फेंका है। पुलिस सोनू से अब संजय के बारे में पूछताछ करती है तो सोनू संजय का भी लोकेशन बता देता है। दरअसल उस वक्त संजय यमुना पार में छिपकर बैठा हुआ था। पुलिस को जैसे ही संजय का लोकेशन मिल जाता है, उसी रात को ही लगभग 11 बजे के आसपास अपनी टीम के साथ यमुना पार संजय को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन तब तक इस बात की जानकारी संजय को मालूम चल जाता है और संजय पुलिस के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। बदले में पुलिस भी जवाब देती है और संजय के पैर में एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से संजय घायल हो जाता है। उसके बाद पुलिस संजय को गिरफ्तार करके सबसे पहले हॉस्पिटल में लेकर जाती है। पुलिस को संजय के पास से एक बाइक के अलावा एक तमंचा भी बरामद होता है। पुलिस जब संजय को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है, सबसे पहले संजय से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है तो संजय भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन संजय जब इस वारदात की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद नीलम के परिवार वालों को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। नीलम के पिता का नाम है सुंदरलाल शर्मा, जो बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अचरू गांव का रहने वाला है। नीलम अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। नीलम जब अपने इलाके से पढ़ाई करती है, कंप्यूटर सीखने के लिए एक कंप्यूटर सेंटर में जाती है, जहां पर नीलम की मुलाकात संजय से होती है। दरअसल संजय भी नीलम के ही इलाके का रहने वाला है। दोनों की जब कंप्यूटर सेंटर में पहली बार मुलाकात होती है, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद संजय और नीलम अक्सर फोन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, संजय को नीलम से प्यार हो जाता है और आखिरकार एक दिन संजय अपने दिल की बात नीलम से कह देता है। संजय जैसे ही अपने प्यार का इजहार नीलम से करता है, नीलम उसको इनकार कर देती है। कहती है कि ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना मैं प्यार के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ। दरअसल मैं पढ़ लिख कर अपना एक बेहतर करियर बनाना चाहती हूँ। नीलम जब इनकार कर देती है, उसके बाद संजय नीलम के घर पर पहुंच जाता है और फिर नीलम के माता पिता से नीलम से शादी की बात करता है। लेकिन नीलम के माता पिता भी शादी से सिर्फ इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि संजय उनकी जाति बिरादरी का नहीं था। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, साल 2016 में नीलम की उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद की नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाने के बावजूद भी संजय नीलम का पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए नीलम अब संजय से परेशान होकर अपना मोबाइल नंबर ही बदल लेती है।
लेकिन इसके बावजूद भी संजय कैसे भी करके नीलम का दूसरा नंबर भी हासिल कर लेता है और फिर उसको फ़ोन करके परेशान करने लगता है। जैसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है, नीलम का ट्रांसफ़र मथुरा शहर में हो जाता है। जब 1 साल वहाँ पर नौकरी कर लेती है, साल 2018 में नीलम की तैनाती श्री कृष्ण जन्मस्थल पर हो जाती है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक होती है। इसीलिए नीलम अब इसी दामोदरपुर इलाके में ही एक किराए का कमरा ले लेती है और फिर अपनी सहयोगी नीतू के साथ वहां पर रहने लगती है। जैसे ही साल 2018 आता है, नीलम के घर परिवार वाले उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी तय हो जाती है, इस बात की जानकारी संजय को मालूम चल जाता है। संजय को जब मालूम चलता है कि नीलम की शादी तय हो चुकी है और वो शादी करके किसी दूसरे के पास जाने वाली है, संजय इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। दरअसल संजय सोचता है कि अगर नीलम मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अब संजय नीलम को ही इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर संजय नीलम को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने 4 साथियों से जाकर बातचीत करता है, जिनमें से एक का नाम है सोनू, दूसरे का नाम है विनोद, तीसरे का नाम है बॉबी और चौथे का नाम है राजेश। दरअसल ये चारों भी संजय और नीलम के प्यार के बारे में पहले से ही जानते हैं। जब अपने पूरे प्लान के बारे में इन चारों से बताता है, ये चारों भी संजय का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये सब मिलकर नीलम के डेली रूटीन के बारे में पता लगाते हैं कि नीलम कितने बजे अपने घर से निकलती है और कितने बजे वापस अपने घर पर आती है। जब संजय को मालूम चल जाता है कि नीलम सुबह 4 बजे के आसपास अपने घर से प्याऊ के पास से गाड़ी पकड़कर अपनी ड्यूटी के लिए जाती है और 1 बजे वहां से वापस अपने घर पर आती है, संजय अपने चारों साथियों के साथ सुबह के 5 बजे के आसपास ही अपनी इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने पूरे प्लान को तय कर लेता है। उसके बाद संजय जाकर अपने षड्यंत्र के तहत तेजाब खरीद कर लाता है और फिर अपने दोस्त बॉबी की ही कार में 4 अप्रैल 2019 को सुबह सुबह प्याऊ के पास पहुंच जाता है। इधर 5 बजने में अभी 10 मिनट का समय बाकी था। तब तक नीलम भी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि उसकी गाड़ी आ पाती, संजय कार से निकलता है और आकर नीलम से बातचीत करने लगता है। दरअसल संजय नीलम को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन नीलम भी अपनी जिद पर उतर जाती है कि मैं वहीं पर शादी करूंगी जहां पर मेरे घर परिवार वाले कहेंगे। संजय जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, नीलम जब उसकी बात नहीं मानती है, संजय अपने पास से उस केमिकल को निकालता है और नीलम के शरीर पर फेंक देता है और वहां से काफ़ी तेजी से आकर अपनी कार में बैठ जाता है। दरअसल संजय पहले ही सोच रखा था कि अगर उस केमिकल से नीलम की मौत हो जाती है तो ठीक है, अगर इसके बावजूद भी नीलम की मौत नहीं होती है तो संजय अपने साथ एक हथियार भी लेकर गया था। इधर जैसे ही केमिकल फेंक देता है, नीलम काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाती है, लेकिन नीलम की मौत नहीं होती है। तब तक वहां पर अखबार बेचने वाला व्यक्ति भी पहुंच जाता है। इधर संजय देखता है कि नीलम अभी भी जिंदा है। अपने दोस्त से कहता है कि गाड़ी नीलम के ऊपर चढ़ा दो। सब के सब वहां से गाड़ी काफ़ी तेजी से लेकर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अखबार बेचने वाला व्यक्ति काफ़ी फुर्ती से नीलम को बचा लेता है। वाकई में संजय जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस संजय की निशानदेही पर उसके बाकी सारे दोस्तों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरे वारदात की वजह से नीलम के शरीर का लगभग 45% हिस्सा खराब हो चुका है। फिलहाल नीलम कैसे भी करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। जाते जाते मैं आपको बता दूं
कि मेरे कुछ व्यूअर हैं जो अपना कीमती समय निकाल कर मेरी कहानी को सुनते ही नहीं हैं बल्कि अपना प्यार भी मुझे देते हैं। मेरे पहले व्यूअर हैं रवि शंकर जी, मेरे दूसरे व्यूअर हैं प्रहलाद सिंह जी, मेरे तीसरे व्यूअर हैं सैयद मकसूद अली जी, मेरे चौथे व्यूअर हैं सैयद कुरैशी जी, लास्ट मेरे व्यूअर हैं युवराज सिंह जी। मैं अपने तमाम श्रोताओं का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।